गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 11th एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आज हम उस पर बात करेंगे। तो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2013 का यह क्वेश्चन मेरे पास है फिजिक्स का, और हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं विकी और आप मेरे साथ आज जानने वाले हैं 11th के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। तो आइए एक एक करके हम सारे आंसर की बात करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भौतिकी को माना जाता है। और इसके ऑप्शन है व्युत्पन्न विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और समाधान विज्ञान। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा आंसर है वो होगा प्राकृतिक विज्ञान, जो कि विज्ञान भौतिकी का जो डेफिनेशन आता है वो ये आता है कि प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है सिद्धांत का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा परिमाण परिमाप, परीक्षा परिणाम का विश्लेषण, और डी है एक प्रश्न का निरूपण। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है परीक्षा परिणाम का विश्लेषण।
क्योंकि वैज्ञानिक जो है अंतिम चरण में पहले तो सिद्धांत का विकास पहले ही हो जाता है, उसके बाद परीक्षण कर लेते हैं, फिर उन परीक्षण के परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा परीक्षण परिणाम का विश्लेषण। आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करें। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है प्रायोगिक भौतिकी के जनक है। तो इसमें चार ऑप्शन है। एक है, पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है फैराडे, तीसरा है न्यूटन और चौथा है गैलीलियो। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, गैलीलियो। सभी ऑप्शन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप अपने क्वेश्चन को ले और फिर आंसर मैच करते जाए। आइए चौथे क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित करता है। तो आप सभी जानते हैं जड़त्व के नियम को वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है जड़त्व वो राइट आंसर है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें। एक्स रे की खोज किसने की? तो ऑप्शन है जेसी बोस, चैडविक, थॉमसन, रोएंटजेन। तो राइट आंसर आपका है रोएंटजेन। चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था। तो राइट आंसर है रोएंटजेन। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं। अब छठे क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सबसे कमजोर बल कौन है? या ऑप्शन है पहला नाभिकीय बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल,
तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल। और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बताए थे जो मौलिक फोर्स है, मौलिक बल 4 है, तो जिसमें से है न्यूक्लियर फोर्स NEWG। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे कमजोर सीरीज किसका दिख रहा है आपको? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसलिए राइट आंसर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए बात करें 7वें क्वेश्चन की। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, कहलाता है। पहला है समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र और डी ऑप्शन है भौतिकी। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। राइट आंसर होगा भौतिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति के में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी कहते हैं। तो राइट आंसर। जिसमें सामाजिक अध्ययन किया जाता है वो समाजशास्त्र कहलाएगा। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन और नागरिकों का अध्ययन किया जाता है, नागरिक शास्त्र होगा। और जो ये 7वां क्वेश्चन है इसी में पहले क्वेश्चन का भी आंसर छुपा हुआ है। आप इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। चलिए अब आगे बात करें 8वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है भौतिकी राशि वह है जो भौतिकी राशि वह है जो। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक अदिश राशि है, मापी जा सकती है, सदिश राशि है, मापी नहीं जा सकती है। तो देखिए आप फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन ही कहता है कि वैसी राशि जिसे मापी जा सकती हो तो भौतिक राशि कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मापी जा सकती है। दुनिया की कोई भी राशि जो है वो मापी जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है? निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है? आपका ऑप्शन है किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है घनत्व, थर्ड ऑप्शन है आवेग, और फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन भौतिक राशि नहीं है, तो राइट आंसर होगा ए, क्योंकि किलोग्राम कोई भौतिक राशि नहीं है, ये यूनिट है द्रव्यमान का, द्रव्यमान भौतिक राशि है, जबकि किलोग्राम एक यूनिट है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है इकाई की प्रणाली कौन सी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है? निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है? आपके ऑप्शन है, ए में है द्रव्यमान, बी में है समय, सी है ठोस कोण, और डी है ज्योति। तो आपके राइट आंसर होंगे ठोस कोण। आपने पूरक कोण पढ़ा है कि वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता प्रदान करती है उसे हम पूरक राशि कहते हैं, और इसमें दो ही राशि आता है, एक है समतल कोण और एक है ठोस कोण। तो राइट आंसर आपका पूरक कोण में आएगा ठोस कोण। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ये तो सब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप पूरक इकाई पढ़े होंगे तो वहां दो ही था राशि और दो ही मात्रक था,
एक था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। तो समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। तो राइट आंसर स्टेरेडियन होगा। ठोस कोण का इकाई क्या है? ऑप्शन बी स्टेरेडियन। ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? तो देखिए भैया, मूल राशियों की संख्या है 7 और इसे हमने मंत्र की तरह आपको रटवा दिया था। मूल राशि को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा। तो उसमें से देखिए कि कौन सा ऑप्शन में ये तीनों है। तो आपके बी में नजर आएगा लंबाई, मूल मात्रक में आता है। द्रव्यमान मूल मात्रक में आता है और समय। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा बी। ऑप्शन ए में था लंबाई, बल और समय। तो जो 7 राशि हम फंडामेंटल आपको रटवाए उसमें बल नहीं था। सी में है द्रव्यमान, आयतन और ऊंचाई, तो ये भी नहीं था। और डी में है द्रव्यमान, वेग और दाब, तो ये भी नहीं था। ठीक है, तो आप नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर बात करें 14 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? बेस यूनिट अर्थात फंडामेंटल यूनिट की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? 7 है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? तो इसका आंसर है डी 7। आइए बात करें 15 क्वेश्चन की। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है।
तो देखिए हम क्लास में ही बताए थे कि मापन एक तुलनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, तुलना करना, तुलना करने की। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? तो इसका हो गया, एक में ऑप्शन है द्रव्यमान। भैया 7 जो मूल राशि है उसको रट्टा मार लीजिए और उसके अलावे 7 में के अलावे कोई दिखाई दे, बस खट से आंसर में टिक मार दीजिए। इतना सिंपल तो है। अब देखिए साल 7 जो है वो मूल राशि क्या क्या है? तो पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, आवेश की पदार्थ की मात्रा। तो इन 7 के अलावे हमारे पास बचा क्या? बल। तो ये जो है वो मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। अगला क्वेश्चन तो इससे भी इजी है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आंसर हो गया ए, कैंडेला। इसमें जो 4 ऑप्शन है वो है बी रेडियन, तो ये एंगल का होता है, स्टेरेडियन ठोस एंगल का होता है, सॉलिड एंगल का होता है, और डी एम्पियर, तो ये विद्युत धारा का होता है। तो राइट आंसर आपका है। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले। ध्वनि तरंगों को मापा जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा डी, हर्ट्ज में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नोट करें आप। आइए अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? तो भैया प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, तो दूरी को मापा जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका दूरी। और लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, टाइम अभी 10 मिनट है, जितना क्वेश्चन हो जाए, वैसे पूरा हो जाना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर बात करें 20 की। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m l पे पावर -1 और t पे पावर है -2। तो ये जो बीमीय सूत्र है ये किसका है? बीमीय
सूत्र है। तो आपने राइट आंसर दिया हुआ है बल, तो बल का होता है F(L)T-2 होता है, तो बल नहीं होगा राइट आंसर। घर्षण गुणांक ये भी नहीं होगा, एनर्जी ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका है सी, प्रत्यास्था गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किसका मात्रक है बीमा नहीं है? तो देखिए, ये तो थ्योरी में जब बताए थे तो बताए थे कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता है बट यूनिट होता है, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा 4। निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, फोन। अब बात करें 22 क्वेश्चन नंबर की। तो ये है ML(T-2), ये किसका बीमीय सूत्र है? तो ये होगा बीमीय सूत्र है बल का, तो राइट आंसर मान लीजिए ए। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सी, जड़त्व का नियम। अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो है गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24, गति का
सबसे साधारण प्रकार कौन सा? तो ऑप्शन है इसमें, पहला है वृत्तीय गति, दूसरा है सरल रेखीय गति, तीसरा है आवधिक गति पीरियोडिक मोशन, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर आपका है बी, सरल रेखीय गति। ये सबसे सिंपल टाइप है। आइए क्वेश्चन नंबर बात करें 25। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो वस्तु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? नोट करें। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल ज्ञात करें। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? बहुआ लेवल का क्वेश्चन है। चाल का फॉर्मूला हो जाता है दूरी बटा समय। क्वेश्चन नंबर 26, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। चाल बराबर फॉर्मूला हुआ दूरी बटा समय। हो गया 16/4। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, आ गया 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये दूरी और समय के बीच का संबंध है। सी है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये दूरी और वेग का बीच का संबंध है। लेकिन दूरी और वेग और समय का जो संबंध है, वो संबंध आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी बताता है। s वाला जो फॉर्मूला है वो दूरी के साथ समय का संबंध बताता है। c जो है 2as, ये आपको दूरी और वेग के बीच का संबंध बताता है। अब बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और उस तरह का ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन एरर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करवाएंगे आपको।
वैसे 2-3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है तो बोल ही देते हैं। यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण होगा। जब विराम में आ जाएगा तो क्या होगा? त्वरण 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया है।